अपने दोनों हाथों को ऐसे करो। अब आंखों पे लगाओ। यस। अपने कान को खींचो 3 बार। बुद्धिमान बना रही हो, इंटेलिजेंट। 3 बार ऐसे, 3 बार ऊपर। सेंटर में पॉइंट बनाओ और सबसे पीछे यहाँ पर। ठीक है। कान बड़े नहीं होंगे, दिमाग बड़ा होगा। यस सिद्धम। चलो, तो ये एक्सरसाइज आप बाकी आप घर में भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ गई होगी। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ब्रह्म है सब, है ना? किया ही नहीं इसलिए। यस। चलो भैया, हमने सारे समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं पढ़ ली थी। यस। ऑनलाइन बच्चों, भाई सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। बस एक ही एग्जाम्पल है, उसका तो एग्जाम्पल ही नहीं है पर लिखवाया है। एमेंसियलिज्म का एक ही एग्जाम्पल है। सारी समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं हो गई थी। यस। ऑनलाइन बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बजरंग बली, राधे राधे सभी। यस। चलो, उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं समष्टि। समष्टि पॉपुलेशन। सभी ध्यान देना, समष्टि के अंदर 4 बातें अपने को पढ़नी थी। एक तो है समष्टि, अभी लिखना नहीं है ना, पहले इसको समझना है। एक तो पढ़ना था समष्टि, समष्टि के गुण क्या है। दूसरा अपना पढ़ना था समष्टि की वृद्धि कैसे होती है, समष्टि की वृद्धि क्या होती है। तीसरा अपने को पढ़ना है जीवन वृत्त विभिन्नता, जीवन वृत्त विभिन्नता। और चौथी बात अपने को पढ़नी है समष्टि की पारस्परिक क्रिया। बताओ इन सभी में से हमने पढ़ क्या लिया है? यस। समष्टि पढ़ने के लिए, पॉपुलेशन पढ़ने के लिए अपने को 4 बातें पढ़नी है। समष्टि का गुण, समष्टि की वृद्धि, जीवन वृत्त विभिन्नता और समष्टि की पारस्परिक क्रिया है। बताओ पढ़ क्या लिया है? पारस्परिक क्रिया, समष्टि पारस्परिक क्रिया। आपने क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना। समष्टि पॉपुलेशन के इंटरेक्शन हम पढ़ चुके हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, सहभोजिता, सहजीविता, वो सारे इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब अपने को 3 बातें पढ़नी है। आज हम पढ़ेंगे समष्टि के गुण और समष्टि की वृद्धि। यस। 2 बातें पढ़नी है। सबसे पहली बात कि समष्टि के गुण क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे समष्टि के गुण क्या है। समष्टि के गुण पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। समष्टि क्या होती है ये तो पता है, हमने बेसिक में पढ़ रखा है। बताओ क्या पढ़ रखा है? बताओ। एक ही जाति के जीवों का समूह जो किसी विशेष क्षेत्रफल में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? समष्टि। लेकिन एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? समष्टि जो है वो व्यष्टि का समूह है। अब व्यष्टि क्या होता है? समष्टि मतलब आप पूरी क्लास में सभी जने बैठे हुए हैं तो आपने बनाई है समष्टि। क्या बनाई है? समष्टि। एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। लेकिन एक अकेला प्राणी क्या कहलाता है? व्यष्टि। क्या कहलाता है? व्यष्टि। व्यष्टि को बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। तो आपको पता है, आप बोलो क्या हो? व्यष्टि। ये बोलो व्यष्टि, 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 व्यष्टि। लेकिन सभी एक साथ समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि में अंतर समझ में आ गया। एक अकेला जीव क्या कहलाता है? व्यष्टि। और सभी का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। तो देखो ये एक व्यष्टि है, 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 ये व्यष्टि, ये व्यष्टि, ये व्यष्टि। तो भाई पहली बात तो अपने को समझ में आना चाहिए, व्यष्टि का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। व्यष्टि का समूह है। लेकिन समूह ऐसे नहीं कि कहीं पर भी है, ये एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है यानी कि एक निश्चित क्षेत्रफल में रहता है। ये पूरा इसका एरिया है। तो जो निश्चित एरिया में रहता है व्यष्टि का समूह, वह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है।
यानी कि वो कहां पर रहता है बताओ, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में। बताओ कहां पर रहता है, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है। बोलो क्या करता है, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है, क्योंकि संसाधन वहां पे लिमिटेड होंगे तो बताओ क्या स्पर्धा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करते हैं और इसके अलावा संकरण करते हैं। और संकरण का मतलब यहाँ पर, संकरण को इनब्रीड लिखा हुआ है, लेकिन संकरण का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को भी क्या कहा जा सकता है, व्यष्टि कहा, समष्टि कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पे बात समझना, व्यष्टि का समूह जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है और आपस में ही क्या करता है, ब्रीडिंग करता है, संकरण करता है। अरे यहाँ का कौवा यहीं के कौवे से तो ब्रीडिंग करेगा, ऐसे थोड़ी कि यहाँ का कौवा पाकिस्तानी के कौवे के साथ जाके मिलेगा। अरे भारत का कौवा है, भारत का कौवा भारत से ही मिलेगा कि पाकिस्तानी वाले से जाके मिलेगा, उस कौवी से जाके मिलेगा। बताओ उस जगह पे जाके मिलेगा कि वहीं पर ब्रीडिंग करेगा, वहीं करेगा, संकरण वहीं पे करेगा। तो भैया यहाँ पे ध्यान देना, ये समष्टि किसको कहते हैं, समष्टि का मतलब क्या है बताओ, समझ में आ गया। बोलो क्या है, व्यष्टि का समूह। बताओ व्यष्टि का क्या है, समूह, जो कहां पर रहता है, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में, और क्या करता है बताओ, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है और आपस में क्या करते हैं, संकरण। संकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को भी क्या कहा जाता है, समष्टि कहा जाता है। समष्टि के कुछ एग्जाम्पल, खुद उदाहरण पढ़े कि समष्टि के उदाहरण क्या है। तो जब हम इसके उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण पूरा एक समूह बताना है। एक समूह जैसे वन में सागवान के वृक्ष, वन में सागवान के वृक्ष है ना, जो कि अपने एनसीईआरटी में दे रखे, वही एग्जाम्पल लिख रहे हैं। वन में सागवान के वृक्ष समष्टि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे है ना। आर्द्र भूमि में जल काक, आर्द्र भूमि जानते हो, आर्द्र भूमि जहाँ पे पानी होता है, और जल काक का मतलब होता है जल कुकड़ी, जल में रहने वाला कौवा क्या कहलाता है, जल काक कहलाता है। जल काक की भी समष्टि होती है, एक साथ जल काक दिखाई देते इतने सारे। तो देखो वन में रहने के, वन में क्या है बोलो, सागवान के वृक्ष, और जल में क्या है बताओ, जल काक। और जल काक को बोलते हैं कॉर्मोरेंट्स, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कॉर्मोरेंट्स। और कॉर्मोरेंट की बनती है समष्टि, बोलो क्या बनती है, समष्टि। कॉर्मोरेंट की समष्टि बनती है, तो सारे के सारे कॉर्मोरेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, ये देखो, ये पूरे, अगर एक अकेला है तब उसको क्या बोलेंगे बताओ, व्यष्टि, और सभी साथ में है तब उसको क्या बोलेंगे, समष्टि। तो आर्द्र भूमि में क्या पाए जाते हैं बताओ, जल काक। बोलो क्या पाए जाते हैं, जल काक। अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि, लेकिन समूह में है तब उसको क्या बोलेंगे, समष्टि। यस। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है तालाब में कमल, क्या है बोलो, तालाब में कमल। तालाब में कमल की क्या बन जाती है बताओ, समष्टि। तालाब में कमल, तालाब में कमल। चलो और क्या हो गए यहाँ पर, है ना, छोड़े गए स्थान पर चूहे, छोड़े गए स्थान में, छोड़े गए स्थान में यानी कि किसी घर में कोई रहते थे लेकिन वो अपना घर खाली करके चले गए, तो आपको पता है कि खाली घर में क्या हो जाते हैं बताओ, चूहे। तो वहां पे चूहों की क्या बन गई बताओ, समष्टि। तो छोड़े गए स्थान में चूहे। इसके अलावा ध्यान देना, संवर्धन प्लेट में जीवाणु। आपको पता है प्रयोगशाला में अगर जीवाणुओं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो जीवाणुओं को प्लेट में उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। उस प्लेट को क्या कहते हैं, संवर्धन प्लेट। और संवर्धन प्लेट में क्या है बताओ, जीवाणु। बोलो क्या है, जीवाणु। ये सभी एग्जाम्पल है समष्टि का। कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बताओ समष्टि के एग्जाम्पल बोलो क्या है, सागवान के वृक्ष, जल, दूसरा बोलो आर्द्र भूमि में जल का, तालाब में क्या है, कमल, छोड़े गए स्थान में चूहे, संवर्धन प्लेट में जीवाणु। अब आपको पता होना चाहिए समष्टि के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्यष्टि किसे कहते हैं और समष्टि किसे कहते हैं। व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल, बोलो क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। और समष्टि को बोलते हैं पॉपुलेशन, बोलो क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। पता है आपको समष्टि को पॉपुलेशन बोलते हैं, यस।
लेकिन अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं और पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे, मैं पूछूंगी, बताओ एक अकेला जन्म लेता है ये मरता है ना? एक अकेला भैया क्या होता है? पैदा होता है। एक अकेले व्यक्ति का, व्यक्ति का क्या होता है? जन्म होता है कि भैया वो पैदा हो गया, वो पैदा हो गई, वो मर गया, वो मर गई, मतलब एक अकेला। लेकिन समष्टि का क्या होता है? जन्म दर होता है। बोलो क्या होता है? जन्म दर। अगर इस क्लास में से 5 जने मर जाएंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5 मर गए। इस क्लास की, इस समष्टि की जन्म दर कितनी है या मृत्यु दर कितनी है? तो भाई सभी ध्यान देना, व्यष्टि क्या लेता है? जन्म। समष्टि का क्या होता है? जन्म दर। ठीक है। दूसरी बात, व्यष्टि की क्या होती है? मृत्यु। और समष्टि की क्या होती है? मृत्यु दर। वेरी सिंपल सी बात है, 2 बातें तो समझ में आ ही जानी चाहिए। व्यष्टि क्या लेता है? जन्म। समष्टि का जन्म दर, है ना? व्यष्टि की क्या होती है? मृत्यु। समष्टि का मृत्यु दर। व्यष्टि जो होती है उस, वो या तो नर होता है या फिर वो क्या होता है? मादा। नर या मादा होता है। लेकिन समष्टि का क्या होता है? लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है। सेक्स रेशियो, जैसे इस क्लास की समष्टि निकाले तो भैया लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, नर और मादा का अनुपात कितना है, तो उसी को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। और यहाँ पे तो भाई कैसा है? मेरे को लग रहा है 60% जो है वो लड़कियों का है और 40% किसका लग रहा है? बताओ, लड़कों का। सही लग रहा है क्या मुझे? नहीं नहीं, बराबर तो नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारी 2 बेंच आगे है, इनकी ये वाली बेंच खाली है, ये उतनी सी बेंच में है। हाँ तो वो भी है ना। यस, तो भाई 60 और 40 है, ये 60 है और वो क्या है बताओ? 40 है। तो वास्तव में समष्टि का लिंगानुपात 60-40 का ही आता है। 60% जो है वह स्त्री का अनुपात है, 40% पुरुष का अनुपात है। तो भैया लिंगानुपात सेक्स रेशियो है। ठीक है। और चौथा जो है वो है समष्टि के अंदर संख्या कितनी है, नंबर कितना है। व्यष्टि एक अकेला होता है, व्यष्टि क्या होता है? अकेला। संख्या में देखें तो भैया वो सिंगल है, एक अकेला है, व्यष्टि एक अकेला है, सिंगल है, एक एक व्यष्टि है ना? लेकिन समष्टि का होता है समष्टि घनत्व। बोलो क्या होता है? समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व को ही कहा जाता है समष्टि की साइज। बोलो क्या बोला जाता है? समष्टि की साइज। तो बताओ, व्यष्टि और समष्टि में अंतर समझ में आना चाहिए। बताओ, व्यष्टि क्या करता है? जन्म लेता है। समष्टि जन्म दर, व्यष्टि की मृत्यु, समष्टि की मृत्यु दर। व्यष्टि का नर या मादा होना, या तो लड़का होना या लड़की होना, लेकिन समष्टि का लिंगानुपात। और व्यष्टि की संख्या 1, लेकिन समष्टि का समष्टि घनत्व या समष्टि की साइज होती है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जन्म दर निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं जन्म दर, और जन्म दर को लिखते हैं स्मॉल बी से। बताओ किससे लिखते हैं? स्मॉल बी से। कभी भी, क्योंकि जन्म दर मतलब बर्थ रेट, और बर्थ रेट मतलब किससे लिखेंगे? स्मॉल बी से लिखेंगे। अब मैंने बोला है एक तालाब में, इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। एक तालाब में पिछले साल, पिछले वर्ष 40 कमल थे। बताओ कितने कमल थे? 40 कमल थे। बताओ 40 कमल जनन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जनन करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जनन द्वारा, है ना, वो 4 नए कमल उत्पन्न करते हैं। जनन द्वारा 4 नए कमल उत्पन्न करते हैं। तो बताओ समष्टि कितनी हो गई? अब समष्टि बोलो कितनी हो गई? वर्तमान समष्टि। अब बताओ पहले समष्टि कितनी थी? जल्दी बताओ। 40। 40 में और कितने जुड़ गए बताओ? 4। तो समष्टि अब कितनी हो गई? 40 + 4 कितनी हो गई? 44। लेकिन अगर पूछे कि उस तालाब के अंदर कमल की जन्म दर कितनी है, तो बताओ जन्म दर आप कैसे निकालोगे? जन्म दर, पहले थे कितने? 40। 40 में से नए कितने बने? 4। तो प्रति कमल समष्टि कितनी होगी बताओ? जल्दी बताओ। 0.1। सही है, सही है ना? अरे 4/40 निकालना आता है। यस, 0.1 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष।
बात समझ में आई है? अगर हमको एक की जन्म दर निकाली है तो जन्म दर कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अरे भैया इस क्लास को आपको छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, इस क्लास को हम छोड़ के चले गए कि 1 साल तक तुमको यही रहना है, यही खाना है, यही पीना है। अभी की समष्टि मान लो कितनी है, 100। कितनी समष्टि है? 100, है ना। और अगले साल आके देखे तो पता चले 100 की बजाय 110 हो गए, मतलब है ना, 100 की बजाय कितने हो गए? 110। तो भैया वर्तमान पहले समष्टि कितनी थी? 100, अब कितने हो गए? 110। तो बताओ जन्म दर कितनी हो गई? बताओ जन्म दर कितनी हो गई? बताओ, है ना। कितने बड़े, कितने? 10, 10/100, है ना। तो ये जन्म दर निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। अरे जितने बड़े या जितने कम हुए उसको भाग देंगे जितने हैं उससे, है ना। मतलब जन्म दर कितनी है बताओ? 4। तो बताओ 4, 4 बड़े हैं, कितने में से बड़े हैं? 40 में से बड़े। तो प्रति कमल जो जन्म दर आएगी वो कितनी आएगी? 0.1 आएगी। जैसे मृत्यु दर निकालते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। मृत्यु दर जो है वो क्या होगा बताओ? जैसे मृत्यु दर, मृत्यु दर को बोलते हैं डेथ रेट, इसीलिए इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। बताओ किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से। जैसे कि एक प्रयोगशाला में हमेशा ही कभी प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल फल मक्खी पे करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? फल मक्खी पे। प्रयोगशाला में फल मक्खी की संख्या 20 है, फल मक्खी 20 है। एक प्रयोगशाला के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं हम फल मक्खी कितनी है बताओ? 20 है। आपको पता है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई का जीवन काल 7 दिन ही होता है। तो हम 7 दिन बाद देखेंगे, 1 सप्ताह के बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, उसमें से इस फल मक्खी में से 5 की क्या हो गई बताओ? 5 की हो गई मृत्यु, 5 की मृत्यु हो गई। बताओ वर्तमान समष्टि कितनी हो गई? अरे पहले कितनी थी बताओ? 20। अब 5 क्या हो गई बताओ? मर गई। अब वर्तमान समष्टि बोलो कितनी है? 15। वर्तमान समष्टि पूछेंगे तब तो आपको पता है कि भैया 20 थी, 20 में से 5 मर गई, तो अब कितनी बची है? 15। लेकिन मृत्यु दर कितना है? हाँ, मृत्यु दर बोलो कितना होगा? कोई बताएगा? हाथ खड़े करो। ऑनलाइन 118 नहीं 125 हो गए बच्चों। हाँ पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड थी। यस, चलो भैया मृत्यु दर बताओ, कौन बताएगा? लास्ट पीछे, ओए लास्ट खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। मृत्यु दर कितना आएगा? बस डायरेक्ट बोल जा तू। अरे भैया थे कितने? थे कितने? 20। और उसमें से मर कितनी गई है? 5। थे कितने? 20। मरी कितनी? 5। तो बताओ क्या आएगा? अरे 0.4। 20 का भाग आपको किसमें देना है? 5। 5 में कैसे दोगे बताओ? 5 में कैसे दोगे? 2 दूनी 0.25, है ना। 0.25 सही है क्या? 0.25, यस अंकित बिल्कुल सही निकाला है। यस, हाँ भाई। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अर्चना भैया। यस, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, उनको मेरा नाम पता नहीं होगा, तो भाई मेरा नाम है अर्चना भैया। यस, चलो भैया बात समझ में आ गई। अगर जन्म दर निकालनी है तो भैया एक तालाब में कितने कमल थे बताओ? 40। नए कितने बने बताओ? 4। तो बताओ जन्म दर कहाँ से निकालेंगे? 4/40। सिंपल सा भाई ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर पूछेंगे कि भैया एक प्रयोगशाला में कितनी फल मक्खी थी? 20। और उसमें से मरी कितनी? 5। तो बताओ मृत्यु दर कितनी है? 5/20। सिंपल सी बात है। तो भैया ये तो जन्म दर और मृत्यु दर आपको निकालनी है। नेक्स्ट आपको निकालना है लिंगानुपात। बोलो क्या निकालना है? लिंगानुपात। एक बार लिंगानुपात और देख लेना, फिर अपन लिखना शुरू करेंगे। लिंगानुपात, और लिंगानुपात को ही कहते हैं सेक्स रेशियो। बोलो क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नर व मादा का अनुपात। बोलो क्या होता है? नर व मादा का अनुपात।
जैसे कि अनुपात आपको दे रखा है 60% जो है वो स्त्री है और 40% क्या है बताओ, पुरुष है। तो 60:40 हो गया। बताओ कितना हो गया, 60:40 हो गया। 60% जो है वो तो क्या है बताओ, 60% तो स्त्री है और 40% क्या है, पुरुष है। तो बताओ नर व मादा का अनुपात क्या हो गया बताओ, है ना, नर व मादा का अनुपात 60:40 हो गया। लेकिन लिंगानुपात को समझने के लिए आपको इसके आयु पिरामिड और पढ़ने पड़ेंगे। बताओ क्या पढ़ने हैं, आयु पिरामिड। आयु पिरामिड का मतलब अगर किसी भी समष्टि के अंदर हम बात करें तो समष्टि के अंदर 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक तो क्या होते हैं बच्चे, एक क्या होते हैं वयस्क और एक क्या होते हैं बूढ़े, है ना। आपकी क्लास के अंदर अगर समष्टि देखे तो देखो बूढ़ा तो दिखाई दे रहा है। आप क्या हो ये बताओ, बच्चे हो कि वयस्क हो, बच्चे हो कि वयस्क हो, है ना। आपको खुद को पता नहीं चल रहा, ऑनलाइन सभी बच्चे बताए आप बच्चे हो कि एडल्ट हो, वयस्क हो, बच्चे, पक्का। तो फिर आप क्यों बोलते हो कि हम बड़े हो गए हैं? यस। अच्छा, किसी भी समष्टि में 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। देखो एक तो रहते हैं बच्चे, कौन रहते हैं, बच्चे। दूसरे है वयस्क, बोलो कौन है, वयस्क। और तीसरे है बूढ़े, है ना। इस समष्टि में 2 प्रकार के लोग दिख रहे हैं, एक बूढ़ा तो दिखाई दे रहा है आपको, यस। अरे नहीं हूँ भैया मैं तो बूढ़ी। और देखो ऑनलाइन वाले सभी बच्चे तो एडल्ट है भैया, एडल्ट, एडल्ट बच्चे, चिल्ड्रन, सब तरह के लोग हैं। नहीं भैया तुम्हारी उम्र सभी की लगभग एक जैसी है, तो भैया तुम हो, अभी मान के चलते तुम बच्चे हो। क्या है, बच्चे। कैसे, क्योंकि तुम्हारी आयु अभी जनन वाली आ गई है, क्या जनन पूर्व आयु है ना। जिसकी जो जनन नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, बच्चे। तो भैया जनन पूर्व आयु वाले क्या कहलाते हैं, बच्चे। और वयस्क वाले क्या कहलाते हैं, जनन आयु। क्या कहलाते हैं, जनन आयु। और बूढ़े क्या कहलाते हैं बताओ, जनन पश्च आयु। बोलो क्या कहलाते हैं, जनन पश्च आयु। दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। तो भैया ये तो क्या हो गए बताओ, जनन पश्च आयु। किसी भी समष्टि में देखेंगे, अपने घर पे भी देख लो, है ना, बच्चे भी है, वयस्क भी है, एडल्ट भी है, मम्मी पापा भी है, चाचा चाची भी है, मामा मामी भी है, और बूढ़े भी है, दादा दादी भी है, नाना नानी भी है। तो भैया समष्टि में, किसी भी समष्टि में 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, अगर इस समष्टि के अंदर, है ना, बच्चे ज्यादा है और वयस्क ज्यादा है, मैं तो बोल रही हूँ वयस्क सबसे ज्यादा है, तो बताओ जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी? अपने आप पता चलेगा कि भैया वयस्क ज्यादा है तो जनन करेंगे। आपको पता है हर साल शादियां होती है, ढोल धमाके बजते हैं, ढोल वोल, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, और पता चलता है अगले ही साल 9 महीने के बाद हम 2 थे, 2 से क्या बन गए बताओ, 3 बन गए। अरे 4 कैसे बने, ट्विंस होंगे तो 4 बनेंगे, बाकी हम 2 थे, 2 से क्या बन गए बताओ, 3 बन गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जनन करने वालों की जनसंख्या ज्यादा है ना, 18 प्लस एज हो गई है, हाँ, तो जिसकी 18 प्लस एज हो गई है वो वयस्क के जनन आयु में आता है ना। तो भैया ध्यान देना, जनन करने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे जनसंख्या क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां पे भी जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे ही तो वयस्क बनेंगे। आप अभी बोल रहे हो बच्चे हो, 2-3 साल बाद बोलोगे हम तो वयस्क हो गए, शादी करवा दो, तो भैया उसके बाद आप जनसंख्या बढ़ाने का काम करोगे, तो बच्चे और वयस्क जनसंख्या बढ़ाएंगे। लेकिन बूढ़े तो भैया यमराज जी एक एक करके लेते जाएंगे, टिकट कटते जाएंगे, थोड़े समय के बाद में सुनोगे अर्चना मैडम का टिकट कट गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो भैया ध्यान देना, बूढ़े बूढ़े तो जनसंख्या को कम करने का काम करते हैं और ये दोनों जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। तो किसी भी समष्टि के अंदर अगर हम देखते हैं पिरामिड कितने प्रकार के बनते हैं, तो 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। बताओ कितने प्रकार के पिरामिड बनते हैं, 3। एक बढ़ता हुआ पिरामिड बनता है, एक घटता हुआ पिरामिड बनता है, और एक स्थिर पिरामिड बनता है। किसी भी समष्टि के अंदर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे पिरामिड कितने प्रकार के बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 3। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है यहाँ पर
ये देखो, ये जनन पूर्व आयु, बताओ क्या है? वाइट से नहीं दिखेगा ना। जनन पूर्व आयु, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब भी हो गया जनन पूर्व आयु, और जनन पूर्व आयु का मतलब क्या हो गए? बच्चे, है ना। ये क्या है बताओ? जनन आयु, और जनन आयु का मतलब क्या हो गया बताओ? वयस। और ये क्या है बताओ? जनन पश्च आयु, और जनन पश्च आयु का मतलब क्या हो गया बताओ? है ना, बूढ़े हो गए। तो भैया यहाँ पे इस समष्टि के अंदर 3 प्रकार के लोग आपको दिख रहे हैं। जो पीले वाले हैं वो बच्चे हैं, जो नीले वाले हैं वो वयस्क है, और ये वाले क्या है बताओ? बूढ़े हैं। ठीक है। अब जिस जनसंख्या में, जिस समष्टि में जनन पूर्व और जनन आयु की संख्या क्या है? ज्यादा। बताओ, इसमें दिख रहा है सबसे ज्यादा कौन है बताओ? जनन पूर्व आयु। और उससे भी ज्यादा कौन है बताओ? इनका 2 का रेशियो है। बताओ कौन है बताओ इसमें? जनन आयु। जनन आयु और जनन पूर्व आयु आयु वाले लोग ज्यादा है, लेकिन बूढ़े की संख्या क्या है बताओ? कम। इसका मतलब जन्म तो क्या होगा? ज्यादा, लेकिन मरेंगे क्या बताओ? कम। तो बताओ ये जो पिरामिड बनेगा ये कैसा बनता है? बढ़ता हुआ। और इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग, और एक्सपांडिंग का मतलब भी क्या होता है बताओ? बढ़ता हुआ, है ना। भारत जैसे देश में ये जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? बढ़ता हुआ। क्योंकि हम किसी बात में और आगे हो ना हो, हम जनसंख्या में नंबर 1 है ना, जनसंख्या बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो भैया अपना पिरामिड कैसा है बताओ? बढ़ता हुआ। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे, है ना, जैसे कि जापान जैसे देश के अंदर, जहां पे बच्चे और यहाँ पे बूढ़ों की संख्या और इनकी संख्या लगभग बराबर है ना। ये जनन आयु वाले लोग हैं और ये बूढ़े हैं, लगभग यहाँ पे जनसंख्या बराबर है, तो उसको कहा जाता है स्थिर। क्या कहा जाता है? स्थिर। जापान में कभी आप घूमने चले जाओ तो वहां पे आपको बूढ़े लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो बूढ़े और बच्चे लगभग बराबर होते हैं, यानी कि जितना पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं, और जितना पैदा होते हैं उतने ही मर जाएंगे। तो ये जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? स्टेबल या स्थिर पिरामिड बनेगा। ठीक है। लेकिन यूरोपियन देशों के अंदर वहां पे बच्चों की संख्या क्या है? कम। और वयस्क की संख्या भी क्या है? कम। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बूढ़ों की। सबसे ज्यादा संख्या बूढ़ों की है। तो ये जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बताओ? घटता हुआ। कैसा बनता है बताओ? घटता हुआ। डिक्लाइनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिक्लाइनिंग। तो देखो 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये कौन सा है? बढ़ता हुआ कौन सा होता है? स्थिर कौन सा है? घटता हुआ क्या है? बढ़ता हुआ में जनसंख्या क्या हो रही है बताओ? बढ़ रही है। बताओ बढ़ता हुआ में जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। स्थिर में जनसंख्या क्या है? स्थिर है। और घटता हुआ में जनसंख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। बताओ आपके हिसाब से तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? स्थिर। अगर स्थिर है तो क्या विकास होगा क्या? 100 की जनसंख्या थी, वो 100 की 100 की 100 की 100 ही रहेगी, तो कोई विकास ही नहीं होगा। ना तो नए घर बनेंगे, ना नई दुकानें खुलेगी, कुछ भी विकास नहीं होगा। बताओ घटता हुआ में तो विकास जो हो रहा था वो भी रुक जाएगा। तो बताओ कौन सा है? बढ़ता हुआ। लेकिन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ भी नहीं होना चाहिए जितना अपना है, भारत में है, इतना बढ़ता हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आज से अपन फॉर्मूला, है ना, मैंने तो अपना लिया है, आपको अपना लिया है। हम दो हमारे, दो नहीं, हम दो हमारे एक, है ना। आगे फॉर्मूला याद रखना, हम दो हमारे एक, क्योंकि बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 10। तो भैया उस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो भैया, है ना। तो बढ़ता हुआ एक्सपांडिंग ग्राफ जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो बताओ पिरामिड, आयु पिरामिड कितने प्रकार के हैं? जल्दी बोलो। 3। सभी बच्चे बोलेंगे, बोलो कितने प्रकार के? 3। पहला बोलो क्या है? बढ़ता हुआ। दूसरा स्थिर। तीसरा घटता हुआ। घटता हुआ को बोलते हैं डिक्लाइनिंग। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? बढ़ता हुआ। अच्छा, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हो गया? जनन पूर्व आयु। रिप्रोडक्टिव मतलब जनन आयु। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जनन पश्च आयु। राइट। तो लिख लो एक बार इसको, यहां तक एक बार पता होना चाहिए। समष्टि के गुण, हेडिंग लिख, नहीं नहीं, ये उससे पहले एक बात और लिखनी है समष्टि के बारे में। हम दो हमारी क्रिकेट टीम। वेरी गुड हसमुख लाल जी।
चलो, जो ये सोचता है ना हम दो हमारे क्रिकेट टीम, हम दो हमारे 6, वो इस पृथ्वी को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। अब आपकी लिखने की थोड़ी स्पीड रखेंगे बच्चे सभी। समष्टि के ये चारों बातें अपने को पढ़नी है। पहला है समष्टि गुण, समष्टि वृद्धि, जीवन व्रत विभिन्नताएं और समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। चलो भाई फटाफट अब लिखने पे ध्यान लगाएंगे, नो डिस्कशन। चलो, लिख लिया सभी ने? समष्टि के बारे में कितनी बातें पढ़नी है? 4। सभी थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। पहला क्या है? गुण। दूसरा समष्टि की वृद्धि। तीसरा जीवन व्रत विभिन्नता। चौथी समष्टि की पारस्परिक क्रिया। हम समष्टि के क्या पढ़ रहे हैं? गुण। कितने गुण है? 4। समष्टि के गुण कितने हैं? 4। अभी लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। समष्टि क्या है? इसकी एनसीईआरटी की परिभाषा है ये परिभाषा अपने को कहाँ पे देखने को मिल रही है बताओ? एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी से अगर पूछ ले, बाकी तो नॉर्मल से हमने पढ़ी है कि समष्टि क्या होती है। समष्टि का मतलब जीवों का, समान जातियों का जीवों का समूह जो निश्चित क्षेत्रफल में रहता है उसको समष्टि कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्यक्ति का समूह जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है और संकरण करता है, इनब्रीड करता है। और इनब्रीड का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ? लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है। यस, तो भाई जल्दी से शुरू करें। समष्टि के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। क्योंकि जेईटी में बाई ना भी पूछे जाए तो ये सीयूईटी में कोई सी भी एनसीईआरटी की लाइंस पूछी जा सकती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तब आपको लगेगा कि ये लाइंस हमको क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही है। समष्टि की परिभाषा तो वो लिखी थी सिंपल भाषा में, समष्टि की परिभाषा ये है। तो भैया इसका मतलब आपको ये लिखना है। देवेश गुर्जर, यस देवेश गुर्जर क्या पूछना चाह रहा है भाई? यस देवेश गुर्जर क्या पूछना चाह रहा है? बोलो भैया, क्वेश्चन पूछो। लिखने में थोड़ी स्पीड रखेंगे ना। लाल चंद, आज नहीं बेटा, इकोलॉजी अपना चल रहा है और अगर आपका बैक रह गया है तो अपने बाद में करेंगे। बाद में करेंगे मतलब इसका वापस बैकअप करेंगे। तो आज से एक नया पॉइंट पढ़ा है समष्टि, नया ही पॉइंट है ये, समष्टि के गुण है ना। इकोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है समष्टि और उसको पढ़ना शुरू किया है। टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में पूरा पारितंत्र तक आएगा, इकोसिस्टम तक, क्योंकि सैटरडे तक हम इकोसिस्टम कंप्लीट पढ़ लेंगे।
पारितंत्र कंप्लीट पढ़ लेंगे तो पारितंत्र तक, है ना, कंप्लीट आएगा। यस, प्रीवियस रिवाइज करते रहना, जैसे जैसे टाइम मिले एनसीईआरटी पढ़ते रहना, क्योंकि इस बार जेईटी पैटर्न का है। ये चालू नहीं है क्या? लाइट ऑफ कहां से है? क्लियर? पहला एग्जाम्पल, वन में सागवान के वृक्ष, वन में सागवान के वृक्ष अभी दिखाते हैं। जंगल के अंदर, एक सेकंड, एक सेकंड देख लो, जंगल के अंदर सागवान के वृक्ष होते हैं, तो जंगल के अंदर सागवान की पॉपुलेशन बन जाती है। अगर एक है तब उसको बोलेंगे, ये देखो जंगल के अंदर ये पूरे सागवान की क्या है बताओ, समष्टि बन चुकी है। एक साथ सारे ग्रुप में, समूह में क्या लगे हुए हैं, सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, तो सागवान की क्या बन गई बताओ, समष्टि बन गई। अगर एक अकेला है तब उसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि, लेकिन सभी साथ में है तो क्या बोलेंगे, समष्टि। यही सभी आपस में क्या करेंगे बताओ, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन करेंगे मतलब संकरण करेंगे। ये किस, कहां पर रहते हैं, सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, और ये व्यक्ति का क्या है बताओ, समूह है ना। ये किसके लिए स्पर्धा कर रहे हैं, समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर रहे हैं, उसी को तो क्या कहा जाता है बताओ, समष्टि कहा जाता है। यस, नोट्स के पेज छोड़ा, आज ही ज्वाइन किया है, तो नोट्स के पे वैसे अपन ने नया टॉपिक शुरू किया है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग पूरी इकोलॉजी यूनिट है, तो बाकी का बचा हुआ आप उसमें वापस कर लेंगे, या बैकअप वाली क्लास में, या भले ही आप पेज छोड़ के लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, लिख लिया सभी ने। व्यष्टि का समूह जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करता है, संकरण करते हैं आपस में, और उसी को क्या कहा जाता है बताओ, समष्टि। यस, समष्टि के एग्जाम्पल, वन में सागवान के वृक्ष, बोलो क्या है, जल्दी बोलो, वन में सागवान के वृक्ष, दूसरा आर्द्र भूमि में जल का, तीसरा तालाब में कमल, चौथा छोड़े गए स्थान में चूहे, और नेक्स्ट बोलो क्या है, संवर्धन फ्लैट में जीवाणु। यस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है। इंडिविजुअल बार बार नाम आएगा, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि, तो भैया व्यष्टि क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्यष्टि जन्म लेता है, व्यष्टि जो होता है वो जन्म लेता है, लेकिन समष्टि की क्या होती है, जन्म दर। व्यष्टि की मृत्यु होती है, लेकिन समष्टि की क्या होती है, मृत्यु दर। व्यष्टि नर या मादा होता है, लेकिन समष्टि जो होती है उसका लिंगानुपात होता है। व्यष्टि एक अकेला प्राणी है, लेकिन समष्टि का पूरा साइज है, समष्टि घनत्व होता है। तो अगर पूछेंगे कि समष्टि के गुण क्या है, तो समष्टि के गुण ये चारों हैं। बताओ समष्टि के गुण क्या है, जल्दी बोलना जरा, क्या है, पहला गुण बोलो क्या है, जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा लिंगानुपात, और चौथा समष्टि घनत्व। बताओ समष्टि के गुण क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात और समष्टि घनत्व। समष्टि के ये चार गुण है। कितने पेज है, कितने पेज है भाई, प्रीवियस तो 12 पेज, 12-13 पेज छोड़ दो बच्चे।
ओ गर्ल्स, ओ दोनों गर्ल्स, नॉट अलाउड. व्हाट आर यू डूइंग? बातें करना नॉट अलाउड चलती हुई क्लास में. यस, लिख लिया. पीछे बॉयज सभी का हो गया. बताओ समष्टि के कितने गुण हैं? 4. पहला बोलो क्या है? जन्मदर. इधर से सभी बोलेंगे, बोलो क्या है? जन्मदर. दूसरा क्या है? मृत्युदर. तीसरा क्या है? लिंगानुपात. और चौथा क्या है? समष्टि घनत्व. और समष्टि घनत्व का मतलब भी क्या है बताओ? समष्टि की साइज. चलो भाई आगे फर्स्ट लिखो जन्म दर. जन्म दर मतलब किसी समष्टि की जन्म दर को निकालनी है तो वर्तमान समष्टि कितनी है ना. पहले तो हम देखेंगे कितनी थी और कितने बड़े हैं. बस 2 चीजें पता होना चाहिए, कितनी थी और कितनी बड़ी है. तो उसको डिवाइड करके जैसे जितनी थी उसमें से 4 बड़ी है तो वो प्रति व्यक्ति निकल जाएगी या प्रति संतति निकल जाएगी. 40 थी, 40 में से 4 बढ़ गई तो इसका मतलब 4/40. 50, हाँ लिखो लिखो. 50 थी, 5 बढ़ गई, 5/50. 100 थी, 10 बढ़ गई, 10/100. सिंपल. जन्म दर यानी कि बर्थ रेट. बीपीपी एक्सरसाइज शीट नहीं आई है बेटा. मैं आज कंफर्म करूंगी, पूछूंगी. आदित्य तिवारी, यस आज पूछूंगी, फिर आपको कल मैं इसका आंसर बता दूंगी. हसमुख, इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है. पिछले साल कितनी थी बताओ? 40. और कितनी बढ़ गई है? 4. तो वो प्रति व्यक्ति अपने आप ही निकल जाएगी. 40 में से 4 बढ़ी है. 40 थी और 40 में से 4 बढ़ी है तो 4/40. कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं है ना. 40 थी, 40 में से 4 बढ़ गई है तो वो आएगा 0.1. यस कंप्लीटेड. थोड़ा स्पीड से लिखेंगे बच्चों. लिख लिया सभी ने? चलो मृत्यु दर निकालिए. मृत्यु दर प्रयोगशाला में फल मक्खी 20 है, 5 की मृत्यु हो गई. वर्तमान समष्टि कितनी हो गई? 15. लेकिन मृत्यु दर 5/20 बराबर 0.25. यस कंप्लीटेड. जन्म दर मृत्यु दर निकालना बहुत आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो है ना. एनसीईआरटी के अंदर दोनों ही एग्जाम्पल, एक तालाब का दे रखा है और एक फल मक्खी का दे रखा है. बस इसमें से नंबर चेंज हो सकते हैं है ना. 40 की बजाय 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लिख लिया सभी ने? चलो लिंगानुपात फटाफट लिख लेना ताकि तीनों पिरामिड बना सको. नर व मादा का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है. जैसे 60% स्त्री है और 40% पुरुष है तो लिंगानुपात हो गया 60:40, 60:40. उसको समझने के लिए अब हम लिंगानुपात के आधार पर ही आयु पिरामिड समझ रहे हैं. तो किसी भी समष्टि में किसी भी समष्टि में
तीन प्रकार के व्यष्टि रहते हैं, है ना। समष्टि जो होती है वह तीन लोगों से बनती है, एक उसमें बच्चे होते हैं, एक वयस्क होते हैं और एक बूढ़े होते हैं। बूढ़े मतलब जनन पश्च आयु, वयस्क मतलब जनन आयु और बच्चे मतलब जनन पूर्व आयु। इसी के आधार पे आयु पिरामिड बनाए जाते हैं। पिरामिड के ऊपर मैक्सिमम डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया पिरामिड कौन सा है, या ABC लेबल करके रखा है और आपको बताना है कि ये बढ़ता हुआ है कि घटता हुआ है कि स्थिर है, कैसा है। बस शेप देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यह पिरामिड कैसा है। लास्ट लिख लिया, नॉट टॉकिंग। समष्टि में पिरामिड में कितने प्रकार के लोग होते हैं? तीन। पहला बोलो क्या है? जनन पश्च आयु। दूसरा बोलो जनन आयु और तीसरा जनन पूर्व आयु। मतलब आपकी आयु क्या है? जनन पश्च, जनन पूर्व, जनन पूर्व आयु है। जनन से पहले वाली आयु है, मतलब अभी आप क्या हो बताओ? बच्चे। आप हो किशोरावस्था। आपकी कौन सी अवस्था चल रही है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बाद में आती है वयस्क अवस्था, एडल्ट अवस्था। क्योंकि आप अभी 18 साल के थोड़ी ना हुए, हो गए क्या? हो गए। तो जो 18 के हो गए हैं वो है जनन आयु वाले, और जो नहीं हुए हैं वो जनन पूर्व आयु वाले। यस, चलो लिखो इसमें। ये लिखना नहीं है, तीनों ग्राफ बनाने हैं। तीन प्रकार के पिरामिड बनाने हैं, ये बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता हुआ। तीनों को अलग अलग पेन से बनाना है। एक येलो वाला बनेगा बच्चों का, ब्लू वाला बनेगा वयस्क का और पिंक वाला बनेगा बूढ़ों का। यस, बनाओ सभी फटाफट। सिंपल। जिसके पास ये तीन कलर के पेन नहीं है तो वो कोई भी सिंबल बना लो ऐसे। 6 कॉलम आपको बनाने हैं, 6। एक ही तरह का पेन है तो वो अलग अलग सिंबल बना के, वैसे पेन होगा, पेंसिल होगी, ब्लैक पेन होगा, कुछ तो हो गई है। तो इन तीनों प्रकार के ग्राफ बना दो। आज ही क्लास ले रहा है कितने? 13 पेज छोड़ दो बच्चा, 13 पेज, 13 पेज। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 पेज छोड़ने हैं। अच्छा, बीच में एक लाइन भी खिंचा रखी है, इसका मतलब क्या है? सबके बीच में लाइन खिंची हुई है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? यस बोलो, लाइन का मतलब क्या है? न, इधर नर है और इधर क्या है? मादा है। क्योंकि आयु पिरामिड बनाए किसने है? जीए सर ने, है ना। इधर लड़के और इधर क्या है बताओ? लड़कियां। भैया इधर वाले लड़के, इधर वाले सारे क्या है? लड़कियां। तो भैया वैसे ही यहाँ पे आयु पिरामिड के बीच में भी लाइन खींची हुई है। इधर नर का अनुपात है और इधर क्या है? मादा का अनुपात। नर और मादा का अनुपात है। यस, चलो भाई क्या करें? अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक है, नहीं बनाना चाहते हो क्या? सर ये सेव कर दोगे? बाद में कभी बना लेना भले।
अच्छा बना लो अभी, फिर आपका 10 मिनट का ब्रेक है, जिसको जाना है वो चले जाए। एनसीईआरटी में है ये तीनों बना दे रखे हैं, नहीं तो आप वहां से देख के बना लेना। एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, जिसके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से बना लेना।